गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का स्टार्ट किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो आज हम लोग अपने आगे की क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको ये पीडीएफ दिख रहा है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम लोग ने न्यूट्रिशंस के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा के बारे में, प्लस आपका जो ह्यूमंस में किस तरह की न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये टॉपिक हम लोग ने लास्ट टर्म में डिस्कस किया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ने एंजाइम्स देखे थे कि कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जैसे स्लाइवली एमाइलेज, माउथ में ये एंजाइम जो है ये रिलीज़ होती है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग ने देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह के हमारे एंजाइम्स या जूसेस रिलीज़ होते हैं, उसका काम क्या होता है, पैंक्रियास का क्या होता है। ठीक है, पैंक्रियास कौन कौन सी एंजाइम रिलीज़ होती है, तो ये सभी चीज़ हम लोग ने लास्ट टर्म में देखा था। तो आप इसको पीडीएफ में भी देख सकते हैं और आपने नोट्स में भी ये चीज़ लिखा होगा, तो आप उसको अच्छे से आपको लर्न भी करना है। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी ज़रूर से चैप्टर रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पायरेशन। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है रेस्पायरेशन के बारे में। तो रेस्पायरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, टिपिकली with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास में भी देखा था कि रेस्पायरेशन में क्या होता था कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन को हमने क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और सेल्स में जो एनर्जी क्या है वो रिलीज़ होती है। जब हम ऑक्सीजन अपटेक करते हैं तो जो भी फूड स्टफ़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारे सेल्स में, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। ठीक है, तो जब फूड हमारा बर्न होता है या ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके बाद उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है, फूड है। ठीक है, फूड हमारे क्या है, बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है, और फूड प्लस हमने जब क्या लिया, ऑक्सीजन। जब हमने O2 लिया अपने बॉडी में, तो O2 लिया तो क्या रिलीज़ होगा, एक तो एनर्जी हमको मिलेगी, प्लस CO2 भी रिलीज़ होगा, और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमको मिलेगी। तो ये क्या है, रेस्पायरेशन। दिस इज़ अ रेस्पायरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। ओके, व्हेन वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इनटू द सेल्स एंड when the oxygen burning or break down the food stuff, and from that when the food stuff completely break down, it releases energy and also eliminating the waste product such as carbon dioxide and water from the body। ओके, तो ये हमारा क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फूड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होता है एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो यहाँ सबसे पहले आपको दो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि जो रेस्पायरेशन है ये 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक, तो एरोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन, मतलब फूड ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो वो प्रोसेस कहलाती है एरोबिक। और जब ये फूड स्टफ का ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, जब ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। ठीक है,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एरोबिक है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एरोबिक में जो होता है कौन कौन से एंड प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, CO2 एंड वाटर। और एनएरोबिक में आपके कौन से एंड प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो ये डिफरेंस भी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन आपके 2 टाइप्स हो गए, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मीन्स जब आपकी प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम एरोबिक बोलते हैं, और एनारोबिक तब होगा जब आपका ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो। क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक है, अब जैसे जो एरोबिक की प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनारोबिक की प्रोसेस है वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। क्लियर, यहाँ तक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ चीज़ें और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि ग्लूकोज दिया है, और ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला क्या दिया है, C6H12O6। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या शो किया है, साइटोप्लाज्म। क्या शो किया है, साइटोप्लाज्म। इट मीन्स जो आपका ग्लूकोज है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन। जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड में। किस में ब्रेक डाउन होगा, पायरुविक एसिड में। तो जैसे कि आपको पता है ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो अगर आपको याद हो तो अभी हम लोग ने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक टाइप रेस्पिरेशन। ओके, तो इन एनारोबिक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होती है, पहली बात तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, और दूसरी बात ये साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ से ये बात हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पे किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट नहीं है, या आप कह सकते हो कि मतलब प्रेजेंट है बट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, बट यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है वो कैसी होगी, एनारोबिक। ओके, तो मीन्स जब ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। वो एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, उसको आप ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है आपका 38 ATP रिलीज करता है। ठीक है, ATP क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये ATP एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ग्लूकोज है हमारा साइटोप्लाज्म में ब्रेक हुआ, और किस में ब्रेक हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है वो कैसी है, एनारोबिक। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारी साइटोप्लाज्म में ये जो साइकिल चल रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होगा बट बहुत ही लो लेवल में O2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह आप कह सकते हो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन क्या मानेंगे कि यहाँ पे जो साइकिल चलती है वो आपकी एनारोबिक चलती है, जिसमें आपका जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड प्लस आपका एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रोसेस है आपकी साइटोप्लाज्म की प्रोसेस है, जिसमें आपकी पायरुविक एसिड और एसिड एनर्जी बन के रेडी हो गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे जितनी हमें ATP मिलती है वो कितनी होती है, 7 ATP होती है, प्लस इसमें NADH भी कुछ रिलीज़ होता है। ठीक, ATP प्लस आपका NADH भी होता है इसमें। ठीक, ये क्या है, एनर्जी के फॉर्म है। तो यहाँ पे टोटल 7 ATP मिलते हैं, जिसमें आपका NADH भी इन्वॉल्व है, बट आपकी बुक में आपको 2 ATP भी मिलेगा। ठीक,
आपके बुक में 2 ATP शो किया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में जब ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें 2 ATP मिलता है, ठीक। बट यहाँ पे क्या होते हैं, आपका NADH भी रिलीज़ होता है, जो कि आपके बुक में शो नहीं किया गया है। NADH भी रिलीज़ होता है, जो ATP का एक एनर्जी फॉर्म है। तो ये भी इन दोनों को मिला के जो आपकी टोटल ATP बनती है वो 7 ATP बनती है आपके ग्लाइकोलिसिस में, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा इतना बन के रेडी हो गया। अब क्या होना है कि पायरुविक एसिड में यहाँ तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट है। अगर इस प्रोसेस के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल में तो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिल गया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और फर्दर वहाँ पे जाके एक क्रेब्स साइकिल होती है, वो क्रेब्स साइकिल चलेगी जिसमें से फर्दर आपके ATP एनर्जी रिलीज़ होते हैं, ओके। बट अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आपकी प्रोसेस होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इट मीन्स यहाँ पे जो होता है आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी ये रिलीज़ होते हैं, ठीक। ये क्या होता है, ये बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ईस्ट एनर्जी बाय ईस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता हमारे बॉडी सेल्स में तो क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है प्लस जो आपकी एनर्जी है वो एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें कन्वर्ट, तो इसमें जो आपका फर्मेंटेशन मीन्स जो आपका ये पायरुविक एसिड एनर्जी है वो एथनॉल CO2 प्लस एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, और ये किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा, ओके। नाउ थर्ड केस ये है कि अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन आप एब्सेंस नहीं बोलोगे, यहाँ पे ये बोलोगे कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक। जैसे कि मसल्स में जब बहुत ज़्यादा आप देखते हो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है तो हमारे जो लेग के मसल्स हैं वो क्या, पेन होने लगते हैं, मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या डिपोजिशन होने लगा, लैक्टिक एसिड। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके मसल्स में ऑक्सीजन जल्दी सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने के कारण वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने के बाद ये पेन होने लगता है, ओके। Accumulation of lactic acid causes muscle fatigue. It occur after rigorously exercise. जब बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हो तब ये केस होता है, ओके। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का आपका फ्लो चार्ट के थ्रू दिया है। तो फ्लो चार्ट में आपको क्या दिया है कि फर्स्ट आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से एंटर करेगा, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोस एंड एल्वियोलर सैक। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, पैसेज है, ये आपका क्या है, पूरा पैसेज। और इस पैसेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे कैसे आपका ऑक्सीजन पूरे बॉडी से ट्रैवल होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका मैकेनिज़म्स। तो मैकेनिज़म्स में क्या है, मैकेनिज़म्स ऑफ ब्रीथिंग में आपको पता है कि 2 प्रोसेस होती है, एक इनहेलेशन होता है, दूसरा एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जहाँ पे हम CO2 क्या होता है, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। CO2 हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इनहेलेशन आपको क्लियर है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी चेस्ट एक्सपैंड। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये चेस्ट है, जो ये हमारा चेस्ट है वो क्या करता है, एक्सपैंड करेगा। वो क्या करेगा, एक्सपैंड करता है, ठीक है। ये एक्सपैंड करेंगे प्लस आपका ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी आपका एक्सपैंड करेगा और एक्सहेलेशन में ठीक इसके अपोजिट होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होगा।
इसमें जो रिब्स है आपके ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे और एक्सलेशन में आपका डाउनवर्ड। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम उस टाइम पे हमारा फ्लैट हो जाएगा, बट एक्सलेशन के टाइम पे डायफ्राम आपका क्या हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स, तो इसमें क्या होगा कि जब आपका डायफ्राम्स वगैरह जब ये फ्लैट हो जाएगा, रिब्स ऊपर की साइड पे लिफ्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होता है हमारा लंग्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि एयर ईज़िली हमारे लंग्स में एंटर कर सके और जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो ईज़िली हो सके। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम समझने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस, ब्लड एंड टिश्यू। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैस का, एक्सचेंज गैस का पहले आप लोग मतलब समझिए कि जब ऑक्सीजन, जैसे आप देखते हैं कि हमारे बॉडी में क्या आता है, O2 आता है और हमारे जो सेल्स या टिश्यू है उसमें CO2 प्रेजेंट होता है, तो CO2 बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो ये एक्सचेंज गैसेस कैसे हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लंग्स होता है, लंग्स में जो आपका एल्वुलाई होता है, क्या एल्वुलाई, जिसको हम एयर सैक भी कहते हैं, और यहीं पे क्या होता है आपका गैसेस एक्सचेंज, कहाँ पे होगा, एल्वुलाई में। लंग्स में जो एल्वुलाई होता है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। अब कैसे होती है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये आपका क्या बनाया गया है, ये आपका पूरा ये लंग्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जैसे आप ऑक्सीजन एंटर करता है तो आपका लंग क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ये इनहेलेशन की प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका जब ऑक्सीजन अंदर आएगा, एयर अंदर आएगा, तो ये लंग क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एक्सपैंड करेगा और डायफ्राम आपका क्या होगा, फ्लैट होगा। डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ आके और ये फ्लैट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बोलें, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे एक्सहेल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आपका जो रिब्स वगैरह है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। डायफ्राम आपका क्या होगा, डोम शेप का हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिब्स है वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में होगा। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो भी पोर्शंस हमारे एक्सपैंड हुए थे, ठीक है, वो वापस से अपने पोजीशन में आएंगे। कब, जब आपकी एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, जब आपका CO2 बाहर निकलता है। ओके, ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट बताया गया है। फ्लो चार्ट, जैसे कि आपको एक चीज़ यहाँ पे और पता होना चाहिए, जैसे कि हम ये जानेंगे कि आखिर गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो लंग्स है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो लंग्स में हमारे क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्वुलाई होता है, ये क्या है हमारा, एल्वुलाई। तो इस एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है। हमारी जो एल्वुलाई होती है, जिसको एयर सैक कहते हैं, इसके पूरे चारों तरफ या पूरे ये किससे सराउंडेड होते हैं, किससे कवर होते हैं, ब्लड वेसल से। किससे, ब्लड वेसल्स में। अब सपोज़ क्या है, ब्लड वेसल्स में हमारा जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब CO2 लेवल बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि CO2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और एल्वुलाई से हमारा फ्रेश ऑक्सीजन लंग से होते हुए एल्वुलाई में हमारा एयर आया है या O2 आया है, ठीक है। तो अब क्या है कि O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे अगर हम देखें कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है। इट मीन्स आपका CO2 का कंसंट्रेशन एल्वुलाई में क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट मेंटेन हो गया। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न हमारा जो ऑक्सीजन है वो हाई से लो लेवल की तरफ मूव करेगा, और जो आपका CO2 है वो हाई से लो लेवल मूव करेगा। तो आपका O2 कहाँ आ गया इस टाइम पे, आपका जो O2 है, जैसे ये हम लोग ने लंग्स बनाया था, तो इस टाइम पे जब कंसंट्रेशन ये मूव कर गया तो ऑक्सीजन हमारा ब्लड वेसल्स में आ गया, और जो CO2 था हमारा ब्लड वेसल्स में वो कहाँ चला गया, एल्वुलाई में। अब ये लंग से होते हुए, नॉस्ट्रल से होते हुए
ये वापस हमारे एनवायरनमेंट में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज होता है, ये एक मैकेनिज़्म होती है कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के कारण ये इस तरह से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, ये आपका क्या है, एक फ्लो चार्ट दिया गया है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है कि जो एल्वुलाई हेमिस एल्वुलस है वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। अब ये जो एयर है आपका एल्वुलस में है वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आरबीसी की प्रोटीन होती है। तो ये जो आपका ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन आया आपका, वो ऑक्सीजन जो है इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ क्या करेगा, बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही उसको सभी टिश्यू में ले जाके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। बात समझ में आई कि ऑक्सीजन आपका एल्वुलाई से आया। ठीक है, एल्वुलाई से आने के बाद जब ब्लड वेसल्स में आया तो ब्लड वेसल्स में प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, HB से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे इस ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड करता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन सभी टिश्यूज़ में जाके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट सेकेंड है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इमेज के थ्रू जो समझा था, CO2 फ्रॉम द टिश्यू। अब आपके टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा, CO2 रिलीज इनटू ब्लड। तो अब जो टिश्यू था, टिश्यू में CO2 था वो सबसे पहले आपके ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद पूरे तरह से ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद ब्लड वेसल्स कैपिलरीज इन एल्वुलाई। तो ये जो आपका CO2 जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये एल्वुलाई में वापस CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट मेंटेन होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये मूव करता है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आपका एल्वुलाई में आ गया CO2 एल्वुलर सैक में, तो आपका CO2 वापस से नॉस्ट्रिल के थ्रू इन्वायरमेंट में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है, ऑलरेडी हम लोग ने अभी समझ लिया है। तो बेटा आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये आज की क्लास में हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप उसको क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस